Hello everyone, welcome to this video. Today's topic of discussion is PyBond and its application. तो इसे शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि माय नेम इज चैतन्य रस्तोगी एंड आई एम इन एसोसिएशन विद वीएमसी। आई एम अ केमिस्ट्री फैकल्टी है। सो आज हम लोग सीखेंगे पाई बॉन्ड्स के बारे में कि पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं और कैसे बनते हैं और उनके एग्जांपल्स या उनके एप्लीकेशंस हम लोग कैसे वेरियस कॉन्सेप्ट्स के थ्रू समझेंगे। हम लोग वेरी बेसिक से स्टार्ट करके बहुत हाई लेवल तक मीन्स एडवांस लेवल तक जाएंगे और सारी बातें इसमें कवर करेंगे जो वेरियस कंपटीशंस को टच करेगा, चाहे वो नीट हो, आईआईटी हो या कोई भी अदर कंपटीशन हो, ठीक है, इंक्लूडिंग बोर्ड्स ऑल्सो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स अगर बात करें, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जो होते हैं वो बेसिकली तीन तरह के होते हैं। एक तो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, एक पाई बॉन्ड होते हैं और डेल्टा बॉन्ड्स होते हैं। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं, तो अभी हम लोगों का आज का जो मुद्दा है वो डिस्कशन करने का है पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड। तो बॉन्ड बनते कैसे हैं? बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय overlapping of orbitals, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। बॉन्ड्स कैसे बनते हैं? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स से बनते हैं। अब ओवरलैपिंग ये कितने तरह की हो सकती है और कैसे हो सकती है? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। कौन कौन सी होती हैं ये? नंबर वन इज अलोंग द एक्सिस, जिसे हम कहते हैं एंड ऑन ओवरलैप। इसे हम क्या कह सकते हैं? एंड ऑन ओवरलैपिंग। एंड और ओवरलैपिंग कह सकते हैं या कोएक्सियल ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कोएक्सियल ओवरलैपिंग। एंड ऑन ओवरलैपिंग और कोएक्सियल ओवरलैपिंग। और दूसरे तरह की जो ओवरलैपिंग होती है वो साइड ऑन ओवरलैपिंग होती है। साइड ऑन ओवरलैपिंग में हम इसे कोलैटरल ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं। कोलैटरल ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं। जब एंड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो ये हम लोगों ने सीखा है कि एंड ऑन ओवरलैपिंग से या जब कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। जब कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो उससे सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। और जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है या कोलैटरल ओवरलैपिंग होती है तो उससे क्या बनते हैं? उससे बनते हैं पाई बॉन्ड्स एंड डेल्टा बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स और डेल्टा बॉन्ड। तो आज हम लोगों को केवल पाई बॉन्ड्स पे फोकस करना है। ये वो टॉपिक है, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल बॉन्डिंग में और बाकी सारी चीजें काफी पढ़ते हैं, जिसपे हमारा सबसे कम ध्यान जाता है वो है पाई बॉन्ड्स, और इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। सिग्मा बॉन्ड्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम लोग उसमें वहां काउंट कर लेते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो उसे हम लोग थोड़ा सा नेग्लेक्टेड फील करते हैं कई बारी। लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि इनसे काफी कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं केमिकल बॉन्डिंग के। तो पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्बिटल आपस में मिलके पाई बॉन्ड बना सकते हैं। तो पहली बात ये आती है कि ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है। तो हम लोग लिख लेते हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। तो इन जनरल हम फटाफट इसे रिव्यू कर लेते हैं। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल। एस ऑर्बिटल कैसा है? स्फेरिकल है। स्फेरिकल है ये। पी ऑर्बिटल कैसे होते हैं? ये डंबल शेप के होते हैं। डी ऑर्बिटल इन जनरल डबल डंबल होते हैं।
dz² को छोड़ के, एक्सेप्ट dz²। ठीक है, तो ये f ऑर्बिटल्स की शेप की हमें जरूरत नहीं है, हम लोग बेसिकली sp और d ऑर्बिटल्स चाहते हैं। तो क्या दो s ऑर्बिटल कभी भी साइड वाइज ओवरलैप कर सकते हैं या फिर कोलेटरल ओवरलैप कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। तो टू s ऑर्बिटल्स कैन नेवर फॉर्म, टू s orbitals can never form pi bond। क्यों? क्योंकि जब भी वो ओवरलैप करेंगे, अगर हम दो s ऑर्बिटल्स लिख लें और इनकी ओवरलैपिंग कराएं, तो इनकी ओवरलैपिंग कैसे होगी? अगर हम इस एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लें, ये एक्सिस हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। ये कौन सी एक्सिस है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है हमारी। इस एक्सिस का नाम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। इस एक्सिस का नाम हमारा क्या है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। और इसमें दो s ऑर्बिटल्स, ये एक s ऑर्बिटल है और ये भी एक s ऑर्बिटल है। ये दो s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, तो इनसे क्या होगा कि हमेशा जो ओवरलैपिंग होगी उससे ये शेडेड एरिया जो आ रहा है, ये हमेशा एक्सेस के अलग होगी। अब वो चाहे एक्स एक्सेस हो या वाई एक्सेस हो, हमेशा वो सेम अलाइनमेंट में आ जाएंगे। तो इससे हमेशा सिग्मा बॉन्ड्स ही फॉर्म होंगे, पाई बॉन्ड्स नहीं फॉर्म होंगे। इनसे क्या फॉर्म होंगे? सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, पाई बॉन्ड्स फॉर्म नहीं होंगे। तो अब एस और पी मिलके बना सकते हैं क्या कि टू ऑर्बिटल्स नेमली एस एंड पी कैन फॉर्म पाई बॉन्ड? लेट्स चेक कि वन एस ऑर्बिटल and one p orbital, one p orbital can form pi bond। इसे हमें इंक्वायर करना है। ठीक है, अब हमने साइड वाइज ओवरलैप पढ़े थे, तो s ऑर्बिटल स्फेरिकल था और p ऑर्बिटल हमारा ये p ऑर्बिटल है। हमने ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले ली। ये जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ली, ये अभी फिलहाल के लिए मान लेते हैं z एक्सिस है। z एक्सिस होने की वजह से इस ऑर्बिटल का नाम pz रख लिया, क्योंकि ये अलोंग द एक्सिस है। अब ये ओवरलैप कर रहा है, तो ये तो इससे क्या बन जाएगा? इससे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। क्या बनेगा इससे रिजल्टेंट? इससे क्या रिजल्टेंट बनेगा? इससे रिजल्टेंट बनेगा एक सिग्मा बॉन्ड। इससे क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा इससे। अब अगर हमें इससे पाई बॉन्ड बनाना है, तो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस जाना पड़ेगा कोलेटरल ओवरलैपिंग करने के लिए। तो क्या होगा कि अगर हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को फिर से अपनी जेड एक्सिस ही रख या जेड एक्सिस ही रखें, एस ऑर्बिटल तो हमेशा स्फेरिकल है, तो उसमें स्फेरिकल सिमेट्री है। पी ऑर्बिटल अगर हम पी एक्स ले लें या पी वाई ले लें, जो परपेंडिकुलर हो किसके? जेड एक्सिस के। अगर हम पी एक्स और पी वाई ले लें जो परपेंडिकुलर हो किसके? जेड एक्सिस के, तो हमें ऐसा लगता है कि क्या होगा कि एस ऑर्बिटल, ये एक्सिस हम इसे एक्सटेंड कर लेते हैं, तो ये एक्स एक्सिस जो है, जो एस ऑर्बिटल है, ये पी एक्स या पी वाई से इस तरह से ओवरलैप कर सकता है। हम ये सोचते हैं कि ये साइड वाइज ओवरलैप है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसे हम लोग कट कर देते हैं और ये लिखते हैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल। बना के काटा है जिससे हमेशा याद रहे कि नॉट पॉसिबल कंडीशन है। तो S और P भी कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। वन S एंड वन P ऑर्बिटल कैन नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, कैन नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, यानी एक S और एक P मिलके भी कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। अब बात आती है कि पाई बॉन्ड P और P के बीच में कैसे बनेंगे। तो P और P ऑर्बिटल भी जब ओवरलैपिंग ऑफ P ऑर्बिटल्स देख लेते हैं। ओवरलैपिंग ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ
p ऑर्बिटल्स। अगर p ऑर्बिटल्स हम देखें तो p ऑर्बिटल्स के ओवरलैप करने का एक तरीका है कि वो अलोंग द एक्सिस ओवरलैप कर लें, कि ये अगर हमने z एक्सिस ही ली तो ये ऑर्बिटल कौन सा हो गया हमारा, pz हो गया। ये ऑर्बिटल दूसरे pz ऑर्बिटल से, दूसरे एटम के pz ऑर्बिटल से ओवरलैप करके जो ओवरलैपिंग करे और उससे क्या बना दे, इस तरह से एक सिग्मा बॉन्ड बना दे। जब ये कोएक्सियल ओवरलैप हो रहा है, ये कैसा ओवरलैप है, अगर कोएक्सियल है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बॉन्डिंग हो रही है तो इससे कैसा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब दूसरा तरीका ये है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस ही रखते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारी जेड ही है हमेशा, जेड एक्सिस है ये, ठीक है। अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर भाई देखो जेड एक्सिस है, then what will happen, then if we take two orbitals, like suppose you take px and you want to overlap it with px, ठीक है, हमने px को px से ओवरलैप कराया। जब px को px से ओवरलैप कराया तो ये जो देखो ये कोलैटरल ओवरलैप अच्छे से होता हुआ दिख रहा, ये कोलैटरल ओवरलैप अच्छे से होता दिख रहा है, और इसे हम ओवरलैपिंग एरिया को अगर शेड कर दें तो दिस इज द ओवरलैपिंग एरिया, और इससे जो बनते हैं दिस इज कॉल्ड पाई बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा ओवरलैपिंग के तरीके से, हमने पहली बार पाई बॉन्ड को देखा कि साइड वाइज ओवरलैप होती है तो हम इसे पाई बॉन्ड कहते हैं। इसे रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है कि भाई अगर दूर दूर बने हुए हैं दो एटम्स को तो हम इन्हें, अगर हमें पाई बॉन्ड बनाना है तो हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं। दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाई बॉन्ड। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो ये हमने सेम ऑर्बिटल मान लिया, यहाँ पे px मान लिया या फिर py ले लो, तो यहाँ पे px और py लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब तीसरा तरीका क्या होगा, थर्ड मेथड इज कि व्हेन वी टेक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगेन एज जेड एक्सिस, तो ये जेड एक्सिस है फिर से, तो ये ऑर्बिटल कौन सा हो गया, ये pz ऑर्बिटल हो गया। ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, pz ऑर्बिटल हो गया। अब pz ऑर्बिटल में हम क्या करें, एक px ऑर्बिटल से ओवरलैप कराना चाहें, कोई कहे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक pz ऑर्बिटल से px ऑर्बिटल साइडवाइज ओवरलैप कर ले, px ऑर्बिटल से pz ऑर्बिटल साइडवाइज ओवरलैप कर ले, तो जो देखने में लगता है, क्योंकि हम लोग तो थ्योरेटिकल देख रहे हैं, तो वी कैन थिंक लाइक इट विल गो लाइक दिस, या आई शुड ड्रॉ बेटर, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं कि जब भी दो परपेंडिकुलर ऑर्बिटल होंगे तो वो आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे। जब भी दो परपेंडिकुलर ऑर्बिटल होंगे दे विल नॉट ओवरलैप एट ऑल, सो दिस इज नॉट एन इफेक्टिव ओवरलैप, दिस वोंट बी पॉसिबल। तो हम इसे बना के फिर से क्या करेंगे, कट करेंगे, ये नॉट पॉसिबल केस, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स ओवरलैप नहीं करते हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी है कि परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स ओवरलैप नहीं करते हैं, ठीक है। अब स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा और पाई को अगर हम कंपेयर करें तो कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ विद सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड में इन जनरल हम लोग कहते हैं कि सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। इन जनरल वी कैन से कि सिग्मा बॉन्ड्स, इन जनरल लिखना जरूरी है, सिग्मा बॉन्ड्स आर
stronger than pi bonds. सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ हम सिग्मा बॉन्ड से कैसे कंपेयर कर रहे हैं? बेटर द ओवरलैपिंग एरिया ग्रेटर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। जैसे लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट बात है हमारी क्या, कि बेटर द ओवरलैपिंग एरिया, बेटर द ओवरलैपिंग एरिया बेटर विल बी स्ट्रेंथ। अब देखने में ऐसा लगता है कि सिग्मा और पाई में ज्यादा ओवरलैप हो रहा है, लेकिन पाई के दो ऑर्बिटल्स आपस में टेंजेंशियली ओवरलैप करते हैं। कैसे ओवरलैप करते हैं? टेंजेंशियली, मतलब वो इस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं। ये बॉन्डिंग नहीं हो रही, ये बॉन्डिंग तो लॉकिंग वाली है। जब अलोंग द एक्सिस है तो लॉक की है, जब उंगलियां आपस में लॉक की तो ये लॉकिंग है। दिस इज सिग्मा बॉन्ड। एंड व्हेन दे आर joining, then you can check your fingers that they are joining along the tangent only, that tangential overlap है, तो that area will be less। तो हमें ये पता लग गया कि सिग्मा और पाई बॉन्ड में पाई बॉन्ड्स आर वीकर देन सिग्मा बॉन्ड्स और सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड्स। ठीक है। अब हमने जब पाई बॉन्ड बना लिया तो हमने देखा कि पाई बॉन्ड पी और पी में तो बन गया भाई। अब पी और डी में भी पाई बॉन्ड बन सकता है क्या? और कौन से डी ऑर्बिटल हैं जो पाई बॉन्ड बनाएंगे? इस बारे में चर्चा करनी चाहिए हमें। वी शुड डिस्कस दिस कि ए व्हाट इफ पी ऑर्बिटल इंटरेक्ट विद डी ऑर्बिटल एंड व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स इट कैन फॉर्म। तो ओवरलैपिंग ऑफ, हैंग डाल लेते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ p orbital with d orbitals। अब हम लोग एक्सक्लूसिवली पाई बॉन्ड्स वाले ही ऑर्बिटल चूज करेंगे, अदरवाइज देयर विल बी अ हेल लॉट ऑफ केसेस। सो वी विल डिस्कस ओनली फॉर द पाई बॉन्ड, नॉट फॉर द सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। मैं लिख देता हूं इस बात को कि डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों ऑर्बिटल कैसे हैं? अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल्स हैं। कौन से? अलोंग द axis orbitals, they form they form what? Sigma bonds, they form sigma bonds। और बाकी जो तीन हैं वो क्या बनाएंगे? वो पाई बनाएंगे। मींस पाई कौन बनाएगा? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? ये कौन से ऑर्बिटल हैं? दे आर इन बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल, इन बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल्स। इफ आई कैन ड्रॉ फॉर यू, लिख लेते हैं, दे फॉर्म पाई बॉन्ड, दे कैन फॉर्म पाई बॉन्ड्स। ठीक है। सिग्मा बॉन्ड भी बना सकते हैं, पाई बनाते हैं ज्यादातर। ठीक। अब अगर हम इन ऑर्बिटल्स को देख पाए ध्यान से, तो अगर हम ये देखें तो डी ऑर्बिटल अगर हम इसे वाई और एक्स एक्सिस कह दें तो दिस इज डी एक्स वाई ऑर्बिटल। इसी तरह से अगर हम एक्सिस को रीनेम कर दें तो दिस इज डी एक्स जेड ऑर्बिटल। इसी तरह से अगर हम फिर से एक्सिस को रीनेम कर दें, यहाँ पे जेड और एक्स ले लें, जेड और वाई ले लेते हैं, तो दिस इज कॉल्ड डी वाई जेड ऑर्बिटल। ठीक है, डी वाई जेड ऑर्बिटल। अब जो दो बचे हुए ऑर्बिटल हैं, ये देखो ये सारे क्या हैं? एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स प्लेन पे हैं। ये कोई भी एक्स के अलोंग नहीं है। देखो एक्सिस के इन बिटवीन आ रहा है ना, बीच में निकलना है। ठीक। अब अगर हम बात करें कि डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसा होता है, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अलोंग द एक्सिस है। देखो ध्यान से भाई, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अलोंग द एक्सिस है। डी जेड स्क्वायर कैसा दिखेगा? डी जेड स्क्वायर
ये जेड एक्सिस ले लेते हैं और इसमें एक रिंग दिखती है जो हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह में स्ट्रक्चर्स में देख रखी है। ये रिंग एक्स वाई प्लेन में है और ये कैसा ऑर्बिटल हो गया, ये डी जेड स्क्वायर हो गया। तो ये भी देखो ये किस कैसा है, ये दोनों अलोंग द एक्सेस है, अलोंग द एक्सेस ऑर्बिटल्स है। कैसे हैं, अलोंग द एक्सेस ऑर्बिटल्स है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई कि डी ऑर्बिटल होते हैं ये। अब इन्हें पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कराना और पाई बॉन्ड बनाने तो हम ऊपर वाले ऑर्बिटल्स के साथ करेंगे। तो हमने मान लिया कि हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सेस फिर से जेड एक्सेस है। कौन सी एक्सेस है हमारी, इंटरन्यूक्लियर एक्सेस जेड एक्सेस है। और हमने पी एक्स ऑर्बिटल ले लिया, ठीक है। और इसके साथ एक ऑर्बिटल जो डी लिया, वो इसका नाम हम पी एक्स लिख लेते हैं। वो अगर हम एक्सेस में डिवाइड करें तो हम इसे इस तरह से बना सकते हैं, ठीक। तो इनका जो ओवरलैप होगा वो अब डायग्राम ना बना के, वैसे मैं डायग्राम भी बना सकता हूं, बना देता हूं। अगर हम इसे एक्सेस में दिखाना चाहें, ठीक है, थोड़ा डिस्टॉर्टेड फिगर बन गया है, कोई इशू नहीं। तो लेकिन ये क्या बनाएंगे, ये ओवरलैपिंग एरिया जो है, ये ओवरलैपिंग एरिया जो ये क्या बनाएगा, ये पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्या करेगा, पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसे हम लिख लेते हैं, इसका नाम डी एक्स वाई। ठीक है, तो ये एक्स जेड लिख लेते हैं इसे। ठीक है, तो ये एक्स एक्सेस हो गई, ठीक। अब इसी तरह से दो डी ऑर्बिटल्स भी, दो डी ऑर्बिटल आपस में मिल जाए तो क्या होगा भाई, दो डी ऑर्बिटल मिल जाए तो हमने फिर से एक्सेस अपनी बना ली। हमने अगर एक्सेस बना ली और इस पे हम डी ऑर्बिटल्स दो बनाना चाहें तो हमने दो डी ऑर्बिटल बना लिए। तो ये हमारा एक्स हो गया और ये एक्सेस तो पहले से ही जेड है, ठीक है। प्लस फिर से डी एक्स जेड ही लेना पड़ेगा हमें क्योंकि सेम ऑर्बिटल्स आपस में बॉन्ड बनाएंगे, परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स बॉन्ड नहीं फॉर्म करते हैं, ठीक। तो ये दोनों आपस में मिलेंगे और क्या करेंगे, ये इस तरह से बॉन्डिंग करेंगे। सो दे विल आल्सो फॉर्म अ पाई बॉन्ड, आई एम नॉट ड्राइंग इट अगेन। ये भी एक पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो ये कैसा बॉन्ड है, ये पी और डी के बीच में बना है, तो ये पी पाई डी पाई है। ये कैसा बॉन्ड है, पी पाई और डी पाई। पी और डी के बीच में बना तो पी पाई डी पाई, डी और डी के बीच में बना तो डी पाई डी पाई। पी और पी के बीच में बना था, ऊपर देखना चलते भाई, पी और डी के बीच में बना था तो हम क्या, पी और पी के बीच में बना था तो कौन सा हो गया, पी पाई हो गया। जब पी और पी के बीच में बना तो पी पाई, पी और डी के बीच में बना तो पी पाई डी पाई, और डी और डी के बीच में बना तो डी पाई डी पाई, ठीक है। अब ये हो गए टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड्स। अब बात आती है डेल्टा बॉन्ड्स की। अगर हम इन्हें ध्यान से देखें तो पाई बॉन्ड्स में जो भी बॉन्ड बने हैं ये टू ऑर्बिटल इंटरेक्शन से बने हैं। कैसे बने हैं, टू ऑर्बिटल इंटरेक्शन, एक लोब के दो ऑर्बिटल और दूसरे लोब के दो ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में मिल गए तो इससे क्या बना, टू ऑर्बिटल इंटरेक्शन हुआ। और टू ऑर्बिटल इंटरेक्शन से क्या बन गए, टू ऑर्बिटल इंटरेक्शन से बने पाई बॉन्ड्स, ठीक। अब एक तरीका ये भी है कि ये डी ऑर्बिटल जो ऐसे रखा हुआ है, ध्यान से देखना भाई, अभी तक क्या हो रहा था, ये सोचो मेरे लोब्स है ना, डी ऑर्बिटल के, ये डी ऑर्बिटल है, इसके ये दो लोब्स हैं, और ये डी ऑर्बिटल इसके दो लोब्स हैं, ये ऐसे ओवरलैप कर रहे थे। तो इससे क्या बन रहा था, इससे बन रहा था पाई बॉन्ड। अगर हम डी ऑर्बिटल को परपेंडिकुलर प्लेन में ले लें, अभी ये देखो ये सामने तुम्हारे प्लेन के सामने है ना, अब इस प्लेन से हम इसे परपेंडिकुलर प्लेन में ले जाएं, एक्सिस हमारी यही रही, एक्सिस हमारी ये है, हमने इसे परपेंडिकुलर प्लेन में कर दिया। तो जो लोब है वो चार, ऐसे उंगलियों को चार को देखो, ये चार लोब हो जाएंगे, तो ये चार उंगलियां आपस में जुड़ सकती हैं, तो इसे हम कहेंगे फोर ऑर्बिट, फोर लोब इंटरेक्शन। तो पाई बॉन्ड्स के लिए हम कह सकते हैं पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय टू लोब इंटरेक्शंस। कैसे बनते हैं, टू लोब इंटरेक्शन मतलब एक ऑर्बिटल के दो लोब इंटरेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं इस बात को कि पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय टू लोब इंटरेक्शन।
whereas delta bond are formed by delta bonds are formed by four lobe interaction. फोर लोब इंटरेक्शन। फोर लोब इंटरेक्शन देखने के लिए क्या करें कि हम ये से 3D में बनाने की कोशिश करते हैं। इसे अगर 3D में बनाने की कोशिश करें डी ऑर्बिटल्स को, तो डी एक्स वाई मान लो बना लिया हमने। ठीक है, ये डी एक्स वाई बना लिया और यहां पे भी डी एक्स वाई बना लिया। जब ये फोर लोब इंटरेक्शन करेंगे तो इंटरेक्शन कौन किससे करेगा, देखना जरा ध्यान से। ये लोब इससे इंटरेक्ट करेगा, ये सामने सामने है ऐसे, ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने। ठीक है, ये किसके सामने होगा, और ये वाला ऑर्बिटल यहाँ होगा और ये वाला ऑर्बिटल यहाँ होगा। तो ये फोर ऑर्बिटल इंटरेक्शन से इससे क्या बन गए, डेल्टा बॉन्ड बन गए। फोर ऑर्बिटल इंटरेक्शन से डेल्टा बॉन्ड बन गए। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं किसी को। ये फोर ऑर्बिटल लोब इंटरेक्शन है, तो चार ऑर्बिटल ऐसे देखो सामने से। भाई डी एक्स वाई एक प्लेन में था, यहाँ पे डी एक्स वाई बना हुआ था, हमने से परपेंडिकुलर प्लेन में कर लिया, ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन में कर लिया, तो चारों लोब्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगे। दिस इज कॉल्ड डेल्टा बॉन्ड। और डेल्टा बॉन्ड ऑब्वियसली चार लोब इंटरेक्शन से बन रहा है, तो बहुत बहुत वीक होगा और बहुत रेयर फिनोमेना में बनते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नोडल प्लेन्स ऑफ पाई बॉन्ड। तो नोडल प्लेन ऑफ पाई बॉन्ड निकालने के लिए नोडल प्लेन्स ऑफ पाई बॉन्ड्स, तो नोडल प्लेन निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज नोड। नोडल प्लेन इज अ प्लेन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। लिख लेते हैं इस बात को पहले। नोडल प्लेन इज अ प्लेन वेयर द probability of finding an electron is zero, where the probability of finding an electron is zero। तो अब पाई बॉन्ड का नोडल प्लेन समझने के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ इथीन। ठीक है, किसका एग्जांपल ले लें, इथीन का एग्जांपल ले लें। तो एग्जांपल हमने ले लिया इथीन का। इथीन बड़ा सिंपल मॉलिक्यूल है, क्या होता है फॉर्मूला, C2H4 एम्पिरिकल फॉर्मूला। और अगर हम इसका मॉलिक्यूलर ड्राइंग बनाएं तो C डबल बॉन्ड C, H और H। ये हम लोग 10th में भी पढ़ चुके हैं कि इथीन ऐसे दिखती है। अब क्योंकि हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख चुके हैं अभी तक, तो हम ये बात कह सकते हैं कि इस कार्बन पे जो हाइब्रिडाइजेशन है, इस पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, और 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो इस कार्बन पे sp2 आ जाएगा, और इस कार्बन पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp2, क्योंकि इस पे भी 3 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, अगर हम sp2 ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करना शुरू करें तो हमें पता लगेगा कि ये पाई बॉन्ड कैसे बना और कब बना। ठीक है, तो लेट अस ड्रॉ द ऑर्बिटल डायग्राम फॉर दिस इथीन मॉलिक्यूल। तो इथीन मॉलिक्यूल के लिए पहले sp2 बनाते हैं। तो sp2 के लिए बॉन्ड एंगल कितना चाहिए होता है ऑर्बिटल्स के बीच में, बॉन्ड एंगल हमें चाहिए 120 डिग्री। और अगर कार्बन को देख लो ध्यान से, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और जब एक्साइटेड स्टेट में बनाएंगे, जब हम इसे एक्साइटेड स्टेट में बनाएंगे, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या बनाएंगे भाई, 1s2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम लोगों ने पढ़ा था, ये 2s1 हो जाएगा और 2p3 हो जाएगा। तो अगर हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना दें तो
ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में। अब जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो एक s और दो p तो इंगेज हो गए किसमें, सिग्मा बॉन्डिंग में। ये किसमें इंगेज्ड है, engaged in engaged in सिग्मा बॉन्डिंग। और जो पाई बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल है वो ये है, अवेलेबल फॉर पाई बॉन्डिंग। this is available for pi bonding, right? So let us draw this bonding orbital diagram for this ethene molecule. So I'm drawing it for, this is the carbon, so I will draw first sp2 hybrid orbital. This is sp2 hybrid orbital, this is our carbon. Carbon will draw, this is our carbon, we'll write it small or later we'll write it. And this is the second carbon's sp2 hybrid orbital. This is second carbon's sp2 hybrid orbital, and this is the sigma bond. This is the sigma bond, and here are the hydrogens, 4 hydrogens. They have also joined by the sigma bonds. They have also joined by the sigma bonds. तो अब इसका जो कार्बन का एक पी ऑर्बिटल बचा है, तो हमने मान लिया जो मॉलिक्यूलर प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन है। हमने कौन सा प्लेन मान लिया, वी एज्यूम्ड XY plane as molecular plane. We assumed XY plane as molecular plane. तो हमने इसे एक इसका जो ऑर्बिटल बचा था वो कौन सा बचा होगा, ये बचा हमारे पास PZ। sp2 में कौन कौन यूज हो गए, S, PX और PY यूज हो गए किसमें, sp2 बनाने में। sp2 बनाने में कौन से यूज हो गए, S, PX और PY। तो ये PZ हो गया और ये भी PZ हो गया। अब इसने क्या किया, ओवरलैप किया, तो ये बन गया क्या, पाई बॉन्ड। अब इस मॉलिक्यूल को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो एल्कीन कुछ ऐसी दिखाई दे रही है हमें। एल्कीन अगर देखोगे तो ऐसी दिखाई दे रही है, दीज वाइट एटम्स आर हाइड्रोजन एंड दिस ब्लैक वन इज कॉल्ड कार्बन, ठीक है। एल्कीन हमें ऐसी दिख रही है, ठीक है, सबको दिख रही है एल्कीन, ठीक। अब जरा ध्यान से देखना, इसका सिग्मा बॉन्ड बन गया और जो पाई बॉन्ड है वो ये रहा। सिग्मा बॉन्ड इसमें शो नहीं हो रहा है, इसमें पाई बॉन्ड है, ये जो है बीच में जिसे मैंने यहां से होल्ड कर रखा है, दिस इज पाई बॉन्ड, ठीक है, दिस इज पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड के लिए जो नोडल प्लेन है, ऐसा प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो भाई अगर ये एक्स वाई प्लेन है, देखना भाई ये पूरा मॉलिक्यूल एक्स वाई प्लेन में आ गया, तो मॉलिक्यूल प्लेनर है, पूरा मॉलिक्यूल एक्स वाई प्लेन में आ गया, मेरे हाथ में ढक गया ना, तो मॉलिक्यूल क्या है, प्लेनर है। My hand is covering whole the molecule is consisting the whole molecule, that means it is in xy plane, and this pi orbital is perpendicular to the my hand, ये ऊपर नीचे है ना। तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये पाई बॉन्ड हो गया। अब इसका जो परपेंडिकुलर प्लेन है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो ये प्लेन होगा। भाई पाई ऑर्बिटल देखो, पाई ऑर्बिटल इस प्लेन में है, पाई ऑर्बिटल देखना, पाई ऑर्बिटल यहाँ थे और ये परपेंडिकुलर प्लेन है, तो इस प्लेन में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। पाई बॉन्ड के देखो स्पेस खाली दिख रही है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा। तो जो मॉलिक्यूलर प्लेन होगा, मॉलिक्यूलर प्लेन विल बी अ नोडल प्लेन फॉर द पाई बॉन्ड, मॉलिक्यूलर प्लेन विल बी द नोडल प्लेन फॉर द पाई बॉन्ड। तो मॉलिक्यूलर प्लेन अगर हम बना दें इसके लिए, जैसे मॉलिक्यूल कंसिस्ट हो रहा है, तो दिस प्लेन विल बी अ नोडल प्लेन फॉर द पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर है। और मतलब अगर ये पीजेड से बना है तो एक्सजेड या वाईजेड प्लेन में जेड तो आ ही रहा है ना, एक्सजेड और वाईजेड में जेड तो आ रहा है, तो यानी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड में जरूर मिलेगी, लेकिन एक्स वाई में जेड बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो एक्स वाई प्लेन विल बी द नोडल प्लेन फॉर द पीजेड ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड।
तो इसका ये क्या बन गया, ये नोडल प्लेन बन गया, ये नोडल प्लेन बन गया एंड दिस इज द मॉलिक्यूलर प्लेन। तो इसके लिए लिख लेते हैं द मॉलिक्यूलर प्लेन the molecular plane is the nodal plane for pi bond. Molecular plane is the nodal plane for pi bond. अच्छा, अगर कोई इथीन में ये पूछ ले कि नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन, तो ये पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है भाई, दोनों sp2 है। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकालना सीख चुके हैं, तो हमें मॉलिक्यूल प्लेनर है या नहीं ये तो पता चल रहा है, दोनों अगर sp2 है तो सब कुछ प्लेनर है। तो ये क्या बन गया भाई कि नंबर ऑफ एटम्स अगर कोई पूछ ले, नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन इन इथीन, number of atoms in a plane in ethene will be how many? All the carbon and hydrogens are in same plane, will be 6. All atoms are in plane. So ethene is said to be a planar molecule whose nodal plane of pi bond will be the molecular plane. Nodal plane for the pi bond, ध्यान रखना भाई, pi bond का नाम, repeating it, nodal plane for the pi bond is molecular plane. ठीक. Now we'll take another example of pi bonding and we'll understand how the bonding and the atoms will change at their plane according to the situation. So let us take an example for ethine also. We'll take an example of ethine also. Example number 2 we'll call it, and we'll call about ethine. We'll draw ethine also. We'll practice some drawing so that we can better understand the molecular geometry, and if you get better understanding of molecular geometry, that will be beneficial in organic chemistry a lot and in general chemistry also, because you can see the molecule. Means if you somebody says this is ethene, then you can say okay this is ethene, it is in my hand, डायरेक्टली यू कैन से ना। तो अगर हमें दिख रहा है मॉलिक्यूल तो फिर मजा है केमिस्ट्री करने का, अगर मॉलिक्यूल आंखों के सामने दिख नहीं रहा, नाच नहीं रहा, तो फिर कोई फायदा केमिस्ट्री करने का नहीं है। तो मॉलिक्यूल आंखों के सामने दिखना चाहिए, इसलिए विजुअलाइजेशन ऑर्बिटल्स का और एटम्स का बिल्कुल क्लियर कट हमें पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं किसकी, हम लोग लिखते हैं इथाइन को। इथाइन इज C2H4। C2H4 अगर हम नॉर्मली बना लें ड्राइंग, तो C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp for both carbons. I'm not writing again the electronic configuration, so we'll make sp bond angle कितना चाहिए हमें, बॉन्ड एंगल हमें चाहिए 180 डिग्री, राइट। बॉन्ड एंगल कितना चाहिए हमें, 180 डिग्री चाहिए। 180 डिग्री अगर हमें बॉन्ड एंगल चाहिए तो हम इसे इस तरह से बना सकते हैं। ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया एक और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया हमें, ठीक है। 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए हमने। अब इनके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन्स, इनके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन्स हमने यहाँ पे बना लिए, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब हमें 2 पाई बॉन्ड बनाने हैं, तो अगर हमने मॉलिक्यूलर प्लेन, हमने क्या ले लिया, हमने XY प्लेन को फिर से मॉलिक्यूलर प्लेन ले लिया, ठीक है। तो अब इसमें 2 ऑर्बिटल होंगे, तो इसमें S के साथ मान लिया हमने PX एंगेज है, SPX है, तो PY और PZ होंगे, तो PY हम बनाते हैं, दिस इज PY, ठीक है। रेड पेन से बनाया है PY, हम लोग ध्यान रखेंगे, और हम ब्लैक पेन से बना लेते हैं PZ। ब्लैक पेन से बना लिया हमने PZ, और अलग अलग कलर इसलिए यूज किया है जिससे हमें परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स दिखाई दें, ठीक है। तो अब रेड वाला रेड से ओवरलैप करेगा, क्योंकि ये सामने सामने है, तो एक पाई बॉन्ड ये बन गया, और ब्लैक वाला ब्लैक से ओवरलैप करेगा, ब्लैक वाला ब्लैक से ओवरलैप करेगा, तो इससे क्या बन गया, एक पाई बॉन्ड यहां बन गया।
तो दो पाई बॉन्ड बने। तो एक बात हमें ये भी समझ में आ गई कि सिग्मा बॉन्ड अगर कोई मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम है तो उसमें केवल एक ही सिग्मा होगा, बाकी बचे हुए क्या होंगे, पाई बॉन्ड्स होंगे। तो हम ये एक बात लिख सकते हैं कि इफ more than one bond is present, more than one bond, if more than one bond is present between two atoms, then there will be one sigma bond and others means remaining will be pi bonds, रिमेनिंग विल बी पाई बॉन्ड्स। तो रिमेनिंग क्या होंगे, पाई बॉन्ड्स होंगे, सिग्मा बॉन्ड हो गया और पाई बॉन्ड हो गए। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, बड़ा बढ़िया एग्जांपल है, क्लासिकल एग्जांपल, जैसे हम कहते हैं एग्जांपल नंबर 3 लिख लेते हैं और इसका नाम लिख लेते हैं एग्जांपल का एलीन। एलीन लिख लेते हैं। एलीन क्या है, एलीन इज C3H4। एलीन इज C3H4। C3H4 अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो C3H4 एलीन कैसे बनाएंगे, अगर हम मैन्युअली ड्रॉ कर रहे हैं तो सिंपल इस तरह से बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी बॉन्डिंग बनानी है कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल डायग्राम बना के देखेंगे और ये चेक करेंगे कि वेदर द मॉलिक्यूल इज प्लेनर और नॉट। वी हैव टू चेक कि मॉलिक्यूल इज प्लेनर और नॉट। हमें ये इंक्वायर करना है कि मॉलिक्यूल प्लेनर है या नहीं है। तो हमने पहले हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट किया तो इस पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया, इस पे आ गया sp2 क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है। इस पे हाइब्रिडाइजेशन आया sp क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड है, और इस पे हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp2 क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्डेड है। तो अब हम लोग इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग। तो हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इस बार z एक्सिस ले लिया, क्या लिया, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज, लिख देता हूं, एक्सिस पे नहीं लिखूंगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज टेकन एज इज टेकन एज z एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो ले ली हमने, कौन सी ले ली, z एक्सिस ले ली इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो अब इसके डायग्राम बनाते हैं भाई। बीच वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो पहले sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए ही बना लेते हैं। एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया। पड़ोस वाला इसके sp2 है, तो sp2 ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने। और इसके पड़ोस वाला लेफ्ट वाला भी sp2 हाइब्रिड कार्बन है, देखो भाई ऊपर sp2 है ना, लेफ्ट वाला भी, तो हमने sp2 एक और बना लिया। तो जब sp2 एक और बनाया तो एक और sp2 हाइब्रिड कार्बन बना लिया, एंगल्स को भी थोड़ा सा ध्यान रख के बनाया, ठीक है। तो ये भी sp2 बन गया। जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो हमारी कौन सी है, z एक्सिस, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो ऑर्बिटल यूज हो गया वो pz यूज हो गया, ये कौन सा यूज हो गया, s और pz यूज हो गया, ठीक है। अब अगर z यूज हुए हैं तो इसके साथ भी एक, मान लिया spz और px यूज हुआ, इसके साथ spz और px यूज हो गया, 3 ऑर्बिटल यूज करने थे, z तो कंपलसरी था क्योंकि z अलोंग द एक्सिस था, तो z कंपलसरी यूज हो गया। तो इसे थोड़ा इधर लिख लेते हैं, s px और pz यूज हो गया इसके साथ, ठीक है। अब इसके साथ जो ऑर्बिटल बचा वो कौन सा बचा भाई, ध्यान से देखना, x और z यूज हो गए तो y बचा, तो हमने y बना लिया। अगर y को बीच वाले कार्बन के साथ, इफ y हैज टू डू बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग विद द सेंट्रल कार्बन, देन इट शुड ओवरलैप विद द y थिंग,
इट शुड ओवरलैप विद द वाई। हम लोग SPZ इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, SPZ था ये, ठीक है। तो अब इसने इसके साथ बॉन्डिंग कर ली, ये कौन सा ऑर्बिटल यूज हो गया, PY यूज हो गया, और ये भी कौन सा यूज हो गया, ये PY यूज हो गया, ठीक है। अब इसके पास कौन सा सेंटर वाला एटम के पास देखो कौन सा, कार्बन के पास क्या क्या बचा, PZ यूज हो गया भाई, इसका PY यूज हो गया। अब इसके पास क्या बचा, इसके पास बचा PX बचा, केवल इसके पास क्या बचा, PX बचा। तो इसका PX अगर हम ड्रॉ करें, तो इसका PX ड्रॉ करने के लिए आई चूज अ डिफरेंट कलर, आई थिंक द कलर्स आर हियर, आई चूज अ डिफरेंट कलर, ओके लेट अस टेक दिस एज ऑरेंज, ओके ठीक है। तो हम अगर इससे PX बनाए, तो ये हमने PX बना दिया। अब इसका भी हमें कौन सा ऑर्बिटल चाहिए होगा, राइट मोस्ट कार्बन का भी हमें कौन सा ऑर्बिटल चाहिए, हमें PX ही चाहिए होगा, क्योंकि बॉन्डिंग हमें किससे करनी है, पाई बॉन्डिंग। तो हमने PX से PX को ओवरलैप कराया। अब जरा ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, बहुत जरूरी बात है। इसका PX यूज हो गया, ध्यान से देखना, PX यूज हो गया और ये PZ यूज हो गया। तो इसके कौन कौन से यूज हो गए, S के साथ PZ तो पहले यूज हो गया था, PX यहां यूज हो गया, तो ये कौन सा ऑर्बिटल बचा, PY बचा। जो सिग्मा बॉन्डिंग में यूज हो रहे हैं वो कौन कौन से ऑर्बिटल बचे, वो अब ये PY बचा, क्योंकि X तो पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, राइट मोस्ट में देखना भाई, X किस में इन्वॉल्व है, पाई बॉन्डिंग में, Z किस में इन्वॉल्व है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में। तो कौन सा बचा था जो तीसरा होगा, PY बचा था। इसी तरह से इसके भी हाइड्रोजन लगा देते हैं हम लोग, या हाइड्रोजन को भी दूसरे कलर से लगाते हैं जिससे तुम्हें देख के थोड़ा अच्छा लगे। तो इसके हाइड्रोजन दूसरे कलर से लगा लिया, ठीक है। अब जरा ये ध्यान से देखना कि ये कार्बन बीच में है, ठीक, एक कार्बन यहाँ पे है और एक कार्बन यहाँ पे है, ठीक है, 3 कार्बन है। अब इसके साथ कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है, S PX PY और PZ, X PX और PZ। तो ये प्लेन कौन सा है, ये प्लेन, ये जो ऑर्बिटल है ये किस प्लेन में आ गया, ये कौन सा प्लेन होगा, ट्रायंगुलर प्लेन कौन सा होगा, ये XZ प्लेन होगा, ये XZ प्लेन होगा, ट्रायंगुलर प्लेन। भाई ये SPX और PZ है तो ये XZ ट्रायंगुलर प्लेन होगा। इसके लिए जब ट्रायंगुलर प्लेन सेलेक्ट करेंगे तो ये प्लेन कौन सा आएगा, ये आएगा, देखो कौन सा यूज आएगा, YZ। तो ये हो गया YZ प्लेन। अरे वाह, देखो जरा ध्यान से कि कितनी बढ़िया चीज आई, कि एक ट्राइंगल YZ प्लेन में और दूसरा एक्स, एक प्लेन वाई, एक ट्राइंगल XZ प्लेन में और दूसरा XY प्लेन में। तो बेसिकली ये परपेंडिकुलर प्लेन्स है, ये मेरा XY प्लेन है और ये मेरा ZX प्लेन, ये XY प्लेन है, सॉरी ये XZ प्लेन है, XZ नहीं, YZ ये YZ प्लेन है हमारा, सॉरी ये YZ प्लेन है और ये कौन सा XZ प्लेन है। तो ये YZ प्लेन हो गया और ये XZ प्लेन हो गया। तो ये क्या करेंगे आपस में एक दूसरे को, परपेंडिकुलर है। तो अगर हम इनकी ज्योमेट्री देखें तो ये हाथ से अगर बना के देखोगे तो इट विल लुक लाइक दिस, यू कैन ड्रॉ इट अदर वे, ठीक है, इसे कैसे ही बना सकते हैं। ध्यान से देखो भाई, ये ऐसे दिखेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर है, ये हाथ और यहाँ देखो परपेंडिकुलर है ना, या फिर तुम इसे ऐसे बना लो तब भी ये परपेंडिकुलर दिखेंगे। इसका एग्जाम्पल अगर देखना हो तो इसे देखो, यहाँ से देखो ये मॉलिक्यूल, ये अगर XY प्लेन है, व्हाइट वाले देखो, व्हाइट और ग्रीन दिख रहे हैं ना। अगर हम ग्रीन वालों को प्लेन में रखेंगे, ग्रीन वालों को भी हमने प्लेन में रख लिया, तो व्हाइट वाले परपेंडिकुलर प्लेन में आ गए, देखो हाथ के बाहर निकलना। अगर हम व्हाइट वालों को प्लेन में रखेंगे तो ग्रीन वाले परपेंडिकुलर प्लेन में आ गए, यानी कि YZ और जो XZ प्लेन है वो आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। अब इसमें हमें ये भी निकालना है, इसका मतलब ये हो गया कि ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है। जो हम इंक्वायर कर रहे थे उससे हमें ये पता लग गया कि दिस मॉलिक्यूल इज नॉट प्लेनर। तो हमने पता कर लिया कि द मॉलिक्यूल इज नॉट प्लेनर, द मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर। तो अगर हम इसे अब ड्रॉ करना चाहें तो इसे ड्रॉ कैसे करेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन,
एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, ठीक है। तो ये बन गया वेज का मतलब है, ये क्या है, दिस इज वेज। वेज मींस कमिंग आउट ऑफ प्लेन, कमिंग आउट ऑफ प्लेन, एटम कमिंग आउट ऑफ प्लेन। और डैश का मतलब ये डैश है, डैश मींस गोइंग इन द प्लेन, गोइंग इन द प्लेन। तो प्लेन के बाहर जा रहा है और प्लेन के अंदर आ रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें ये इंक्वायर करना है कि कितने एटम एक प्लेन में है। तो भाई देखो इस मॉलिक्यूल को देखो, आसान का बात है। मॉलिक्यूल को देखो, एक प्लेन में कितने एटम आ गए, ये वाले कार्बन से लेके बाकी सारे देखो एक प्लेन में आ गए ना, 1 2 3 4 5। अगर मैं इसमें प्लेन बना दूं तो देखो ये एटम्स, ये सारे एक प्लेन में है। तो मैक्सिमम एटम इन अ प्लेन कितने आ गए, 5। मैक्सिमम एटम्स इन अ प्लेन कितने आ गए, 5 आ गए, ठीक है। तो ये हमें पता लग गया कि अगर दो डबल बॉन्ड लगातार होंगे तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। इस बात को हम लोग लिख लेते हैं, इफ टू डबल बॉन्ड्स, if two double bonds or even number of double bonds, even number of double bonds are in cumulation, cumulation means continuation, लगातार, then the molecule will be non-planar, the molecule will be non-planar, the molecule will be non-planar. Now what will happen if odd number of double bonds are in accumulation? तो हम एक और एग्जांपल लिख लेते हैं इसका, फोर्थ एग्जांपल, जिसे हम कहते हैं क्यूमुलिन। क्यूमुलिन का एक एग्जांपल लिख लेते हैं, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, एच एच और एच और एच, ठीक है। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, C4H4, ठीक है, C4H4 आ गया। अब हमें इसे भी चेक करना है वेदर द मॉलिक्यूल इज प्लेनर और नॉट। हमें ये भी चेक करना है कि मॉलिक्यूल प्लेनर है या नहीं है। तो इसे भी चेक करने का क्या तरीका है, इसे चेक करने का तरीका क्या है भाई, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे फिर से, sp2 sp sp और sp2, ठीक है। फिर से ड्राइंग बनाएंगे। तो पहले हम लोग दो sp2 बना लेते हैं फटाफट, पहले हम लोग दो sp2 बना लेते हैं फटाफट, पहले दो sp बना लेते हैं, sp2 बाद में बनाएंगे। दो sp बना लिया हम लोगों ने लीनियर, फिर एक के साथ sp2 और इसके साथ भी sp2, ठीक है। दोनों के साथ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए। फिर से एक्सेस कौन सी ले ली, z एक्सेस, ठीक है। z एक्सेस ले ली, इंटरन्यूक्लियर एक्सेस। तो इसमें कौन से यूज हो गए, इसमें यूज हो गए s और pz दोनों तरफ, ठीक है। अब अगर pz यूज हो गए और यहाँ पे हाइड्रोजन है अपने, यहाँ पे क्या है अपने, हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है हमारे, हाइड्रोजन है। तो देखो भाई, अगर हमने इसका एक पाई बॉन्ड लिया, पाई बॉन्ड दूसरे कलर से बना लेते हैं, पाई बॉन्ड लिया, इसका हमने मान लिया ये px है। तो इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हो गए, इसमें यूज हो गए s pz और py। अगर हमने इसे pz ले लिया, px ले लिया, तो ये किससे ओवरलैप करेगा, px से ओवरलैप करेगा, ये किससे ओवरलैप करेगा, px से ओवरलैप करेगा, ये किससे ओवरलैप करेगा, px से ओवरलैप करेगा।
अब एस पी जेड हो गया, पी एक्स हो गया, तो इसका बचा कौन सा ऑर्बिटल? इसका बचा पी वाई। तो ये ऑर्बिटल कौन सा है? ये पी वाई है। तो ये किससे ओवरलैप करेगा? ये पी वाई से ओवरलैप करेगा। तो ये पी वाई से ओवरलैप करा दिया भाई। अब पी जेड और पी वाई यूज हो गए, तो कौन सा बचा फिर से? पी एक्स बचा। तो ये फिर से पी एक्स बचा भाई। तो ये पी एक्स और पी एक्स ओवरलैप कर गए। तो इसके साथ कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गए फिर से देखो, एस पी जेड और पी वाई। अरे वाह। तो यानी कि ये एटम कहाँ कहाँ पे कार्बन है अपना? यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है। तो अगर हम एटम्स को देखें ना प्लेन, तो जरा ये देखना कि इसका कौन सा प्लेन आ गया। ये ट्रायंगुलर प्लेन किस कैसा है? ये वाईजेड प्लेन है। और इसका भी कौन सा प्लेन है ट्रायंगुलर? वाईजेड प्लेन। इसका भी ट्रायंगुलर प्लेन कौन सा है? वाईजेड प्लेन है, या जेड वाई प्लेन है, कोई सा भी लिख दें, एक ही बात है। तो इससे हमें ये पता लग गया कि मॉलिक्यूल के दोनों एंड एटम्स हैं वो एक ही प्लेन में है, और पूरा मॉलिक्यूल एज ए होल कैसा है? बाकी तो कार्बन तो सारे लीनियर है, कार्बन तो सारे क्या है? लीनियर है। तो ये क्या बन गया? ये प्लेनर मॉलिक्यूल बन गया, क्योंकि बाकी दोनों एटम्स दोनों साइड वाले जो है वो सेम प्लेन में है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? ये हमारी क्यूमलिन है। तो अब इसमें अगर ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आ गए क्यूमुलेशन में, तो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल प्लेनर हो जाता है। तो हम इस बात को, इफेक्ट को भी लिख लेते हैं, इफ odd number of pi bonds are in accumulation, then the molecule will be planar। अच्छा, मॉलिक्यूल अगर प्लेनर हो गया भाई, तो नंबर ऑफ एटम्स इन ए प्लेन, तो जितने भी एटम है सारे किसमें है? प्लेन में। तो यानी कि 4 कार्बन और 4 हाइड्रोजन सारे एक प्लेन में है। तो सारे नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 8 नंबर ऑफ एटम्स हो गए जो प्लेन में आ गए। अगर मॉलिक्यूल ही प्लेनर हो गया तो नंबर ऑफ एटम्स इन ए प्लेन निकालने की कोई फाइट ही नहीं है, बहुत आसान काम है। फिर तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लो, वो सारे एक ही प्लेन में मिल जाएंगे। ठीक है। इसके बाद इसके बाद जो बात है वो बात है कि एक बढ़िया एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल एक और लिख लेते हैं, 5th नंबर। एक बढ़िया एग्जाम्पल है जिसे हम कहते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन। 1,3 ब्यूटाडाइन। नाम के चक्कर में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई ड्रॉ द फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, एवरीथिंग। 1,3 ब्यूटाडाइन इस तरह से होती है। यहाँ पे अगर हम कार्बन लिख दें, यहाँ पे भी कार्बन है, तो ये एस सिस फॉर्म है इसकी। और अगर हम इसे यहाँ पे लिख दें इस तरह से, तो ये एस ट्रांसफॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? एस ट्रांस। नॉमेनक्लेचर की चिंता नहीं करनी है, ये 1,3 ब्यूटाडाइन है और एस और एस ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अब इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सी प्लेनर है। ठीक है, इनमें से हमें क्या बताना है? विच वन इज प्लेनर। अब इन दोनों में प्लेनरिटी जब चेक करते हैं, तो हम ये फाइंड आउट करते हैं, हम ऑर्बिटल डायग्राम इसका बना लेंगे, और बना के हम ये चेक करेंगे जब, तो हमें पता लगेगा कि एस फॉर्म इज स्लाइटली इज नॉन प्लेनर, दिस इज नॉन प्लेनर। अगर हम इसके बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना लें, तो बेसिकली ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये जो पड़ोस वाले हाइड्रोजन हैं दोनों, दे विल टॉकिंग विद ईच अदर। अगर हाइड्रोजन आपस में बात कर रहे हैं, बात करने का मतलब होता है लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, बात का मतलब हमेशा लड़ाई है। मींस व्हेन टू एटम्स आर टॉकिंग विद ईच अदर मींस दे आर फाइटिंग, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल एनीवेज रिपेल। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस साइन का मतलब है स्टेरिक रिपल्शन आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे चलो रिपल्शन लिख देते हैं ना, स्टेरिक अभी नहीं यूज करते हैं, रिपल्शन यूज कर देते हैं। स्टेरिक का मतलब होता है भीड़ भाड़। ठीक, जिसकी वजह से ही क्या हो जाता है? नॉन प्लेनर हो जाता है। अगर if I could see, you can see this, this is, look, this is four carbons, four carbons,
and two pi bonds. You can see this is the one, this is one pi bond and this is another pi bond. When they are in cis form, look, this can talk. This the noise is means they are talking, and this is the repulsion. And in this transform, when I rotate it, look, this is the transform. You can see it now. This is the transform. If this is the transform, nobody is talking with each other. They are quite far. Means बहुत दूर दूर हैं, बातचीत नहीं कर पाएंगे. लेकिन अगर हमने सिस बना दिया इसे, तो इस सिस में क्या होगा? They will talk with each other. तो होता क्या है कि जो हमें अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें, तो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से ये sp आ जाएगा 2, ये भी sp2 आ जाएगा, ये भी sp2 आ जाएगा और ये भी sp2 आ जाएगा. अगर सारे हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रहे हैं तो देखने में लगता है कि ये प्लेनर होगी. लेकिन 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 इन दोनों हाइड्रोजन्स की बातचीत करने की वजह से दे सडनली गो आउट ऑफ प्लेन. थोड़ा सा टिल्ट हो जाती है, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा टिल्ट हो जाती है. और एस सिस फॉर्म इज लेस स्टेबल देन ट्रांसफॉर्म. लिख लेते हैं, एस सिस फॉर्म इज लेस स्टेबल देन एस ट्रांसफॉर्म. ठीक है. और एसिस हमेशा ध्यान रखना है कि एसिस कैसी होती है? नॉन प्लेनर है. एसिस कैसी है? नॉन प्लेनर है. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. ठीक है. अब इसके बाद जब बात करें तो बात करते हैं कि अगर हमें कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाए और उसमें हमसे ये पूछा जाए कि इसमें किस तरह की पाई बॉन्डिंग हो रही, कितने पी पाई बॉन्ड है और कितने डी पाई बॉन्ड है. कई बार क्वेश्चन आता है कि हमसे पूछा जाता है कि इन द गिवन मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट विच टाइप ऑफ पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, पी पाई और पी पाई डी पाई. ठीक है. तो लिख लेते हैं क्वेश्चन. आइडेंटिफाई among the following molecules which type of pi bond is present. Means p pi और p pi d pi कौन से टाइप का है, इस बारे में इंक्वायर करना हमें. तो पहला केस ले लेते हैं CO2 का. फर्स्ट केस इज CO2. तो CO2 में हमने स्ट्रक्चर जब बनाया तो CO2 का स्ट्रक्चर ऐसा बन गया भाई. CO2 का स्ट्रक्चर सिंपल है. हाइब्रिडाइजेशन हमें पहले से ही आता है. CO2 पे हाइब्रिडाइजेशन 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp आ गया. अब sp हाइब्रिडाइजेशन आने के बाद कार्बन के 2 p ऑर्बिटल खाली बचे हैं भाई, जो बॉन्डिंग में भी इन्वॉल्व नहीं है सिग्मा बॉन्डिंग में. कार्बन के पास 2 ऑर्बिटल है. आफ्टर फॉर्मिंग sp हाइब्रिडाइजेशन, आई कैन राइट दिस, आफ्टर फॉर्मिंग after forming sigma bonds, the carbon is left with 2 p orbitals having singlet electron. तो सिंपल फंडा क्या है, अगर 2 ऑर्बिटल रह गए हैं और 2 पाई बॉन्ड बनाने हैं तो ऑक्सीजन के पास तो क्या है कॉन्फ़िगरेशन, अगर ऑक्सीजन का लिखो तो ऑक्सीजन का 1s2 2s2 और 2p4. तो ऑक्सीजन के पास भी क्या है, एक उसने सिग्मा में यूज कर लेगा और एक को पाई में यूज कर लेगा. तो ये p से, तो p ऑर्बिटल ने p ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बनाया, इसलिए ये कैसी बॉन्डिंग है, ये p पाई बॉन्डिंग है. ये भी कैसा होगा, p पाई. भाई सेंट्रल एटम का हम देखेंगे कि अगर सेंट्रल एटम के पास कोई p ऑर्बिटल एम्प्टी है या नहीं है. अगर एम्प्टी है तो वो पहले प्रेफर करेगा p बनाना, और पड़ोस वाले एटम के पास कौन सा है. इसी तरह से अगर हम सेकंड केस SO4 2- का देख लें भाई, SO4 2- का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, SO4 2- विल बी लाइक दिस. SO4 2- will be like this.
सल्फर पे हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, sp3। सल्फर पे हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, sp3, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है तो सल्फर के पास कोई भी p ऑर्बिटल खाली नहीं बचा। ये बात ध्यान रखनी है कि सल्फर के sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से सल्फर के पास कोई भी p ऑर्बिटल खाली नहीं बचा। जब सल्फर के पास ऑर्बिटल p खाली नहीं बचा, लेकिन ऑक्सीजन के पास कौन सा ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, और सल्फर के पास कौन सा बचा है, वेकेंट। सल्फर के पास क्या है, वेकेंट d ऑर्बिटल है। सल्फर के पास वेकेंट d ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन के पास p ऑर्बिटल है। तो दिस द टू पाई बॉन्ड्स आर द पाई बॉन्ड्स आर ऑफ द टाइप p पाई विद d पाई, क्योंकि सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन के पास पी ऑर्बिटल है। सल्फर के पास पी ऑर्बिटल खाली ही नहीं है जिससे कि पाई बॉन्ड बन पाए। ठीक, अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं, थर्ड एग्जांपल SO3 का देख लेते हैं। ठीक है, SO3 क्या है भाई, जरा ध्यान से देखना। SO3 ये है। ठीक है, सल्फर पे हाइब्रिडाइजेशन कितना है, सल्फर पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। सल्फर के पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के बाद, बॉन्डिंग करने के बाद एक p ऑर्बिटल खाली छूट गया। कितना एम्प्टी ऑर्बिटल है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं, 1p है, p कितने हैं 1, और d तो सारे ही खाली है यानी 5। तो ऑक्सीजन के पास कैसा ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल। ऑक्सीजन के पास कैसा है, p ऑर्बिटल है। भाई जल्दी से निकालने का तरीका है ना। ऑक्सीजन के पास p ऑर्बिटल है और इसके sp2 है, तो एक p ऑर्बिटल सल्फर का ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल से ओवरलैप कर सकता है। तो एक इनमें से तीनों में से कोई भी, नॉट आई एम नॉट स्पेसिफाइंग द ऑर्बिटल या बॉन्ड, हम क्या कर रहे हैं कि कोई एक ऑर्बिटल, एक बॉन्ड ऐसा होगा जो पी पाई से बना होगा। तुमने सपोज कर लिया कि ये फॉर्म हुआ, ये पाई बॉन्ड बना, पी पाई से बन गया। अब पी सारे एंगेज हो गए तो ये किससे बना होगा, दिस इज फॉर्म बाय पी पाई डी पाई, और ये भी कैसा बना होगा, पी पाई और डी पाई से। बात समझ में आ जानी चाहिए कि sp2 इंगेज थे, 3 हमें पाई बॉन्ड बनाने थे, तो एक पी ने बना लिया कि कौन सा, एक पी ने बनाया कौन सा, पी पाई, और बाकी दो किसने बनाए, पी पाई डी पाई बनाए। एक पी ने बनाया पी पाई, और एक दो डी ने बनाया किसने, पी पाई डी पाई बनाया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसी तरह से एक एग्जांपल और देख सकते हैं, PO4 3 माइनस, PO4 3 माइनस भाई देखो जरा कैसा है, फॉस्फोरस हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब आप लोग बता सकते हो आसानी से कि ये कौन सा ऑर्बिटल बनाएगा, ये कौन सा बॉन्ड होगा। ऑक्सीजन के पास कौन सा ऑर्बिटल खाली है, p ऑर्बिटल। ऑक्सीजन के पास कौन सा ऑर्बिटल खाली है, p ऑर्बिटल खाली है। ऑक्सीजन के पास p ऑर्बिटल है एम्प्टी, और फास्फोरस के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल है, एम्प्टी d ऑर्बिटल है। तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड कैसा है बॉन्ड, फिर p पाई d पाई बॉन्ड है। ठीक है, p पाई d पाई बॉन्ड है। तो हम लोगों ने पाई बॉन्ड्स के बारे में काफी हद तक चीजें खत्म कर ली, और हम लोगों ने ये देख लिया कि पी पाई बॉन्डिंग कैसे होती है, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग कैसे होती है, और उसे हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं। हम लोगों ने ओवरलैप देख लिया, सिग्मा पाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड, और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री देख के ये हमने सीख लिया कि कौन सी चीज प्लेनर होगी, कौन सी नहीं होगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं रुकते हैं, और फिर अगली बार मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।